कभी आपने नोटिस किया है कि अक्सर हमें न्यूज में वक्फ बोर्ड का नाम सुनने को मिलता है। किसी जमीन पर अगर विवाद हो तो अचानक सुनने को ये मिलता है कि वक्फ बोर्ड ने उसे क्लेम कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वक्फ है क्या और वक्फ बोर्ड इतना पावर लेके क्यों बैठा है। और सबसे जरूरी बात, 2025 में जो नया वक्फ बिल लाया गया है उससे क्या बदलाव होंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। वक्फ शब्द की जड़ें अरेबिक लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि रोक देना या फिर समर्पित कर देना। इस्लाम में ये एक तरफ का डांस सिस्टम है जहाँ पे कोई अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर छोड़ देता है ताकि वो हमेशा लोगों के बेनिफिट के लिए यूज हो। यानी कि ये प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की नहीं बल्कि हॉस्पिटल, स्कूल, मॉस्क्यू, कब्रिस्तान जैसी पब्लिक यूटिलिटी के काम आती हैं। मगर इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई तो फिर ना तो उसे बेचा जा सकता है ना ही बच्चों को विरासत में दिया जा सकता। उसकी ऑनरशिप परमानेंट अल्लाह के नाम पर हो जाती है। और यही रीजन है कि आज भी कई जगहों पर पुरानी जमीनें वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इंडिया में वक्फ का कॉन्सेप्ट अरब बिजनेसमैन और रूलर्स के साथ आया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तब बना जब इसके लिए आजादी के बाद सरकार ने एक लॉ बनाया। 1954 में नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पर पहला वक्फ एक्ट पास हुआ। यह उस दौर की शुरुआत थी जब वक्फ प्रॉपर्टी को ऑफिशियली रेगुलेट किया गया। लेकिन 1995 का साल वक्फ की कानून में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक नया वक्फ एक्ट पास किया। इस एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर आ गई कि अगर उन्हें किसी भी जमीन पर शक हो ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो सकती है तो वो उसे क्लेम कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये थी कि उस जमीन को क्लेम करने के लिए वक्फ बोर्ड को कोई कंक्रीट प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। एक नॉर्मल सस्पिशन या फिर डॉक्यूमेंट ही काफी था। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास कई जनरेशन पुरानी एक जमीन है और अचानक वक्फ ने ये क्लेम कर दिया कि वो जमीन उनकी है। इसके लिए आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जमीन आपकी है, उनकी नहीं। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से ऑनर पर डाल दिया गया। और अगर मामला ट्रिब्यूनल तक चला गया तो हालात और भी ट्रिकी हो जाते थे। वक्फ ट्रिब्यूनल को क्वासी जुडिशियल बॉडी का दर्जा मिला था और उसका फैसला फाइनल माना जाता था। सेक्शन 85 साफ कहता था कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। मतलब कि एक तरफ से ये पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बन गया था जो सिर्फ वक्फ मामलों को हैंडल करता था और जिसके ऊपर कोई भी रिव्यू अथॉरिटी नहीं थी। इस सिस्टम ने कई लोगों को हेल्पलेस बना दिया। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि जमीन वक्फ की है उसे लास्ट सच मान लिया जाता था। और आयरनी तो ये थी कि ट्रिब्यूनल में जज के साथ साथ वक्फ एक्सपर्ट भी शामिल होते थे जिससे इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठते थे। नतीजा ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग अनलिमिटेड पावर आ गई और प्राइवेट लैंड ऑनर के लिए जस्टिस पाना बहुत मुश्किल हो गया। 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी तब इन पावर को और भी एक्सपेंड कर दिया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर बन गया। कहा जाता है कि लगभग 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। इतना बड़ा हिस्सा किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल के पास नहीं है। इतनी बड़ी पावर मिलने के बाद कंट्रोवर्सीज का उठना ऑलमोस्ट तय था। वक्फ बोर्ड पर धीरे धीरे आरोप लगने लगे कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसे केसेस सामने आए जहां लोगों की प्राइवेट जमीनें अचानक से वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। करप्शन के केसेस भी बार बार हाईलाइट होने लगे। सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल कर्नाटका का है। वहाँ एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था अनवर मनपाड़ी कमेटी। और जब इस कमेटी ने वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट किया तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि करीब 29,000 एकड़ वक्फ लैंड को इलीगल तरीके से कॉमर्शियल पर्पज में इस्तेमाल कर दिया गया। मतलब कि जो जमीन हॉस्पिटल, स्कूल, मॉस्क्यू या फिर कब्रिस्तान के लिए या फिर गरीबों की मदद के लिए होनी चाहिए थी वो मॉल, कॉम्प्लेक्स या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए दे दी गई। और इसमें सिर्फ बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल माफियाज भी शामिल थे। स्कैंडल इतना बड़ा था कि कहा गया कि इसकी मार्केट वैल्यू करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। सोचिए इतनी बड़ी रकम अगर जेन्युइनली कम्युनिटी वेलफेयर में लगती तो कितने स्कूल, कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते। लेकिन यह पैसा गलत लोगों के हाथों में चला। इसी तरह के स्कैम ने वक्फ बोर्ड की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब जरा ग्राउंड लेवल डिस्प्यूट की बात करें। तमिलनाडु के तिरुचुंतुरई गांव में राजा गोपाल जी की जमीन पर क्लेम हुआ। वेपुर में रातों रात 57 एकड़ हिंदू किसानों की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। दिल्ली में एक रानी के एंशियर प्रॉपर्टी को लेकर मस्जिद बनाने की बात सामने आई। ऐसे ही कई एग्जाम्पल देश भर से निकलते रहे। भोपाल में राजदेव जनसेवा न्यास की प्रॉपर्टीज को कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सीएम ने पब्लिक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। दिल्ली के हौज खासदीर पार्क तक को सिमेट्री बनाने की कोशिश हुई और जाने कितने। 2014 में तो यूपीए गवर्नमेंट ने दिल्ली की 130 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। इमेजिन कीजिए कन्नॉट प्लेस जैसी जगह की प्राइम लैंड्स अगर ऐसे ही डिक्लेयर कर दी जाए तो कितना इम्पैक्ट होगा। इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन पर मस्जिद बनाकर वक्फ प्रॉपर्टीज क्लेम कर दी गई। इतना ही नहीं, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, लखनऊ का शिवाला, द्वारका और यहाँ तक कि ताजमहल तक पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया। लखनऊ में लक्ष्मण टीला को टीला वाली मस्जिद घोषित कर दिया गया। ये सब सुनकर लोग नेचुरली सवाल उठाने लगे
कि वक्फ बोर्ड के पास आखिर इतनी अथॉरिटीज कैसे है। तो सालों से चल रही कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स और जमीन से जुड़े घोटालों ने सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एग्जिस्टिंग वक्फ कानून को वैसे ही छोड़ देना अब पॉसिबल नहीं है। मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं था, यह एक तरह से नेशनल एसेट्स और माइनॉरिटी टेस्ट दोनों का सवाल था। इसी बैकड्रॉप में 2 अप्रैल 2025 को माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में नया वक्फ बिल 2025 पेश किया। इस बिल को लेकर सरकार का साफ कहना था कि इसका मेन मकसद है दशकों से हो रहे मिसयूज को रोकना, पूरा सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया उस प्रिंसिपल पर जिसे वक्फ बाय यूजर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। पहले ये रूल था कि अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे समय तक रिलीजियस या फिर कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसे ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, इवन अगर उसका कोई रिटन डिक्लेरेशन या फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद न हो। इसी डॉक्ट्रिन की वजह से अचानक कई जमीनों पर वक्फ बोर्ड द्वारा क्लेम किया जाने लगा, जिसमें प्राइवेट ऑनर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बुरी तरह से फंस जाते थे। नए बिल ने लूप होल को साफ साफ बंद कर दिया। अब रूल ये है कि जो प्रॉपर्टी पहले से ही वक्फ रजिस्टर में दर्ज है उनका स्टेटस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, मतलब कि उनका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। लेकिन फ्यूचर में कोई भी नई जमीन सिर्फ लॉन्ग यूज या फिर कम्युनिटी यूज के आधार पर वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं होंगी। मतलब ये हुआ कि रातों रात किसी भी प्रॉपर्टीज पर यूजेस बेसिस का हवाला देकर क्लेम करने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। अब इससे 2 फायदे होंगे, एक तो जेन्युइन वक्फ प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेंगी और दूसरा जिन जमीनों को लेकर सालों से डिस्प्यूट खड़े हो रहे थे उन पर एक तरह से लीगल क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव था वक्फ बनाने के लिए एलिजिबिलिटी। अब कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकेगा उसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम को प्रैक्टिस किया हो। यह स्टेप इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी आउटसाइडर या फिर टेम्परेरी कन्वर्जन के जरिए कोई भी प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सके। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे और सबसे जरूरी वक्फ का सीईओ भी जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही होंगे। ये बदलाव इंक्लूसिविटी और न्यूट्रलिटी की तरफ एक बड़ा स्टेप माना जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का भी स्ट्रक्चर बदल दिया गया। पहले एक ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता था, अब 3 मेंबर का पैनल होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होगा। इससे फैसले ज्यादा बैलेंस और अकाउंटेबल होगा। अब सिर्फ सीनियर ऑफिसर सर्वे करेंगे और उनकी फाइनल रिपोर्ट आने तक कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं होगी, यानी बिना प्रॉपर जांच और रिकॉर्ड के कोई भी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। हर वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल वहाँ पे अपलोड करनी होगी और डेडलाइन भी दी गई है जो कि है 6 महीने के अंदर। इससे पब्लिक भी देख पाएगी कि कौन सी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं। पहले 1995 एक्ट को सेक्शन 107 कहता था कि लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होगा। अब ये सेक्शन हटा दिया गया। मतलब अगर कोई पर्सन 12 सालों से लीगली वक्फ प्रॉपर्टीज पर बैठा है तो वो ऑनरशिप क्लेम कर सकता है। साथ ही जुडिशियल रिव्यू का भी ऑप्शन खोल दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए जिन्हें पहले ट्रिब्यूनल के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। अगर ओवरऑल देखें तो ये बिल वक्फ बोर्ड के अनचेक पावर को लिमिट करता है और कॉमन सिटीजन्स को ज्यादा सिक्योरिटी देता है। इससे जमीन के डिस्प्यूट में फेयरनेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड अब भी मिसयूज करेगा या फिर ये बदलाव सच में काम आएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इन रिफॉर्म्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया गया तो वक्फ सिस्टम अपने ओरिजिनली पर्पस पे लौट सकता है, यानी कम्युनिटी वेलफेयर। वक्फ प्रॉपर्टी से आने वाला रेवेन्यू थ्योरेटिकली गरीबों का एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर पर खर्चा होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अक्सर करप्शन और मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अब सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सही से इम्प्रूव करने की कोशिश होगी। अब कॉमन सिटीजन्स की नजर से देखें तो यह बिल थोड़ी सी राहत तो लेकर आता है, क्योंकि अब अगर आपकी जमीन अचानक से वक्फ डिक्लेयर कर दी गई तो आपके पास कोर्ट में जाने के ऑप्शन है और सर्वे रिपोर्ट भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि वक्फ बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि डिकेड से चल रहे कंट्रोवर्सीज का जवाब है। इसका असली इम्पैक्ट आने वाले सालों में दिखेगा। सवाल बस यही रहेगा, क्या वक्फ बोर्ड सच में लोगों की भलाई करेगा या फिर पुराने पैटर्न पर ही चलता रहेगा। आपका क्या सोचना है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।